हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से सपना स्टडी आईक्यू पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनरल साइंस के यानी कि सामान्य विज्ञान के टॉप क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि डेंगू बुखार है जो कि उत्पन्न होता है। तो जो डेंगू बुखार आता है वो वायरस के द्वारा आता है, और ये वायरस कौन फैलाता है? तो वो फैलाती है मादा एंडीज मच्छर फैलाता है। डेंगू बुखार जिससे होता है, जिस वायरस से, तो उस वायरस को फैलाने का काम कौन करता है? मादा एंडीज मच्छर। दूसरा क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिससे गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि गैस द्रव में ना बदलकर सीधे ठोस बन जाती है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है डिपोजिशन। इंग्लिश में तो डिपोजिशन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं निक्षेपण। अगला इसी के उल्टा अगर हम देखें, इसी प्रक्रिया का उल्टा, जिसमें क्या होता है कि जो ठोस है वो सीधे गैस में बदल जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर होता है हमारे घर में, तो कपूर अगर हमने रखा है खुले में तो वो ठोस होता है पहले तो, लेकिन अगर हम उसको खुले में ऐसे रखेंगे तो वो क्या होगा? सीधे गैस बन जाएगा, द्रव में नहीं बदलेगा। तो ऐसी प्रक्रिया जो कि ठोस से सीधे गैस बन जाती है तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होती है, गैस सीधे ठोस में बदल जाती है, तो उस प्रक्रिया को निक्षेपण या फिर डिपोजिशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले तथा दूसरे समूह को क्या कहते हैं? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका जो पहला और दूसरा समूह है उसको क्या कहते हैं? एस ब्लॉक कहा जाता है। आवर्त सारणी के कुछ और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको यहाँ पर मैं समझा देती हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने ग्रुप हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल ग्रुप जो है 18 ग्रुप है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें अधातु वाला ब्लॉक कौन सा है? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें अधातु वाला ब्लॉक पी ब्लॉक है। अगला है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें तत्वों का स्थान सुनिश्चित नहीं है? तो जो एफ ब्लॉक है तो उसमें क्या है? तत्वों का स्थान सुनिश्चित नहीं है। तो क्वेश्चन आपको बन सकता है एग्जाम में कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा ब्लॉक है जिसमें तत्वों का स्थान सुनिश्चित नहीं है? तो वो है एफ ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो NaHCO3 आपको याद रखना है कि ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, और इसको जो है रासायनिक भाषा में क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। जो NaHCO3 है उसको क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, और यही क्या है? बेकिंग सोडा है। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो जो टाइफाइड बुखार होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है, और जीवाणु को ही इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। कई बार क्या होता है, ऑप्शन में जीवाणु ना देकर बैक्टीरिया दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि जीवाणु को ही बैक्टीरिया कहते हैं, और इससे जो है आपका क्या होगा? एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला जो टाइफाइड बुखार है इसी के हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि तो जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जो टाइफाइड बुखार है वो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया है जो टाइफाइड बुखार फैलाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइपी बैक्टीरिया। क्या है? साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइपी बैक्टीरिया। तो आपको इसका नाम भी याद रखना है कि इससे क्या होता है? इस बैक्टीरिया से टाइफाइड बुखार फैलता है। इसी में जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है टाइफाइड का, तो जो टाइफाइड फैलता है वो किससे फैलता है? तो वो पानी और खाने के जरिए हम तक फैलता है, हम तक पहुंचता है। तो पानी और खाने में जो ये साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइपी बैक्टीरिया है वो पानी और खाने के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिससे क्या होता है? हमको जो है टाइफाइड बुखार आ जाता है। अगला है कि टाइफाइड बुखार के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो जो टाइफाइड बुखार है उसके लिए जो हम करते हैं बिडाल टेस्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बिडाल टेस्ट है, तो बिडाल टेस्ट जो है किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो जो बिडाल टेस्ट है वो टाइफाइड बुखार को ठीक करने के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जो विकासवाद का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? वो किया था डार्विन ने। और डार्विन का पूरा नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन। लेकिन अगर आप डार्विन भी याद रखोगे तो ऑप्शन में आप जो है डार्विन को टिक कर सकते हो। चार्ल्स याद करो या ना करो, लेकिन डार्विन आप जरूर याद करना।
अगला है, बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो बर्फ है उसको पिघलने से बचाने के लिए हम नमक का प्रयोग करते हैं, और नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वो होता है NaCl, और NaCl का मतलब क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो आपको याद रखना है कि जो NaCl है यानी कि सोडियम क्लोराइड है, वो किसका सूत्र है? वो है नमक का। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा नागासाकी तथा हिरोशिमा में किए गए परमाणु बम के हमले में किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? तो जो अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला था, उसमें नागासाकी और हिरोशिमा जो कि जापान के भाग थे, जापान के क्षेत्र थे, तो इसमें क्या किया गया था? परमाणु बम को फेंका गया था। तो उन परमाणु बमों में किस ईंधन का प्रयोग किया गया था, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो परमाणु बम थे जो कि हिरोशिमा में फेंका गया था, तो उस परमाणु बम में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। और जो नागासाकी है, नागासाकी में जिस परमाणु बम को गिराया गया था, उसमें किया गया था प्लूटोनियम 238 ईंधन का प्रयोग किया गया था उस परमाणु बम में जो नागासाकी में गिराया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिराया गया था वो कब गिराया गया था और नागासाकी में कब गिराया गया था? तो जो हिरोशिमा में गिराया गया था वो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी में कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। तो ये दोनों जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं कि हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिराया गया था वो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी में गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चाहे वो हिस्ट्री से हो, लेकिन आपको याद रखना है। अगले है कि तारे किसके बने होते हैं? तो जो तारे बने होते हैं वो बने होते हैं हाइड्रोजन तथा हीलियम के, और हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो होता है H, और हीलियम का होता है Hi। और इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है कि तारे का रंग कभी कभी चेंज होता रहता है, तो किस कारण होता है? तो जो तारों का रंग चेंज होता है वो तापमान के अलग अलग होने के कारण होता है। तो तारों का रंग जो चेंज होता है वो किससे होता है? कि तापमान के अलग अलग होने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का चौथा अपरूप कौन सा है? तो जो कार्बन का चौथा अपरूप है वो है ग्राफीन। तो ग्राफीन के बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं कि जो कार्बन है यानी कि जो ग्राफीन है, तो ग्राफीन को जो है कार्बन का द्वितीय अपरूप कहा जाता है। तो किसे कार्बन का द्वितीय अपरूप कहा जाता है? वो कहा जाता है ग्राफीन को। इसी में इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो ग्राफीन होता है उसे जो है कार्बन का चौथा अपरूप माना जाता है, और जो ग्राफीन होता है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा चमकदार अपरूप है, सबसे पतला है और सबसे हल्का भी है, क्योंकि ये एक परमाणु की मोटाई के रूप में रह सकता है। इसीलिए जो है ये सबसे हल्का अपरूप है, किसका? कार्बन का, क्योंकि ये एक परमाणु की मोटाई में रह सकता है। अगला है, जो ग्राफीन होता है उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो जो ग्राफीन है उसका प्रयोग हम करते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन बनाने में, लैपटॉप बनाने में, एलईडी जो टीवी होती है उसका जो टच स्क्रीन है उसको बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसका प्रयोग हम करते हैं ग्राफीन के द्वारा। जो इतने मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, एलईडी टीवी है, इसके जितने भी पतले पतले स्क्रीन होते हैं वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं ग्राफीन के द्वारा। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट रखना है। अगला है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो जो घेंगा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, और आयोडीन हमें किससे मिलता है? तो वो मिलता है नमक से। तो इसीलिए जो है हमें आयोडीन की मात्रा कभी भी कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमको आयोडीन नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? हमें क्या हो जाएगा? हमें घेंगा रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी तरंगे होती है? तो जो रडार सिस्टम है उसमें जो है सूक्ष्म तरंगे यानी कि माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। जो रडार सिस्टम है उसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो जहाज की लोकेशन होती है उसको ट्रैक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसके लिए जो है रडार सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जहाज की जो लोकेशन है उसको ट्रैक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है रडार सिस्टम का। और जो रडार की फुल फॉर्म होती है वो होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। तो आपको ये याद रखना है रडार की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने से लोहे का भार में क्या फर्क पड़ता है? तो जब जंग लगता है तो लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जो जंग लगने पर लोहा होता है उसका भार बढ़ जाता है। अगला है, मनुष्य के दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो मनुष्य के दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी किसको कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं? मनुष्य के दांतों का अध्ययन किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि आरसीडी का संबंध किससे है? तो जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है उसका संबंध दांतों से है, यानी कि जब दांत खराब हो जाते हैं या फिर दांत को आपको दूसरा दांत लगाना है, आपके दांतों को निकालना है, कुछ भी जो दांतों से संबंधित जो भी उपचार होता है उसको क्या कहते हैं? रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो दांतों से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर देख लेंगे कि मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 32, 16 नीचे और 16 ऊपर। तो मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। अगला इसी में इंपॉर्टेंट फैक्ट है दांतों से संबंधित कि मनुष्य में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कई बार एग्जाम में, तो मनुष्य में दांतों के प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। और जो मनुष्य के दांतों की जो कठोरता बनी रहती है वो किस कारण बनी होती है? तो मनुष्य की जो दांतों की कठोरता है वो कैल्शियम तथा फास्फोरस के द्वारा बनी होती है। यानी कि हमको दांतों को मजबूत रखने के लिए क्या खाना चाहिए? कैल्शियम और फास्फोरस युक्त खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? तो जो मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ड्यूरामीटर। तो ड्यूरामीटर क्या है? मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मस्तिष्क से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो वो होता है पर मस्तिष्क। और मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका जो भार होता है वो लगभग कितना होता है? तो उसका जो भार है मनुष्य के मस्तिष्क का वो लगभग 1400 ग्राम तक होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो जो मनुष्य के शरीर का जो अंग है जिसको रासायनिक कारखाना कहा जाता है तो वो कहा जाता है लीवर, और लीवर को ही यकृत भी कहा जाता है। और मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना दोस्तों, वो भी यकृत या फिर लीवर है। अगला है कौन मानव त्वचा के रंग को प्रदान करता है? तो यानी कि मानव त्वचा का जो रंग होता है, जैसे काला हो गया, जैसे सांवला रंग भी होता है लोगों का, या फिर जो गोरे होते हैं, तो वो रंग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वो किया जाता है मेलेनिन रंजक के द्वारा। तो जो आपको याद रखना है, जो त्वचा का रंग दिया जाता है वो मेलेनिन रंजक के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? टिश्यू। यानी कि एक जैसी कोशिकाएं जब सम्मिलित हो जाती है, समूह बना लेती है, तो उसको क्या कहते हैं? ऊतक, या फिर ऊतक को ही टिश्यू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता? तो मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता? वो नहीं पाया जाता कॉर्निया में, और कॉर्निया को ही हिंदी में क्या कहते हैं? नेत्र पटल। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मनुष्य के हर भाग में जो है ऑक्सीजन की जरूरत होती है तभी वो विकास करेगा, लेकिन जो कॉर्निया है वहां रक्त ही नहीं पहुंचता, तो वहां ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा? तो जो कॉर्निया होती है वो बाहर की तरफ होती है, यानी कि बाहर से हम कॉर्निया को देख सकते हैं आँख के भाग में। तो वो क्या करती है, जो वायुमंडल होता है वायुमंडल से सीधे क्या करती है? ऑक्सीजन को लेती है। तो जिससे उसको ऑक्सीजन मिलती है, यानी कि सीधे ये क्या करती है? वायुमंडल से ऑक्सीजन लेती है। इसको जो है ब्लड की ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। अगला है जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन सी उत्तरदायी है? तो जीवों में जो अनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो माता पिता के लक्षण उनमें चले जाते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं? अनुवांशिक लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो वो होते हैं डीएनए के द्वारा। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है वो है डीएनए। अगला है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जो लार है उसमें जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन अधिकांशतः किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में जो खाने का पाचन होता है वो किस अंग में सबसे ज्यादा होता है? तो होता है छोटी आंत में। अगला है कोशिका का अध्ययन विज्ञान क्या कहलाता है? तो जो कोशिका का अध्ययन विज्ञान है वो साइटोलॉजी कहलाता है। और जो कोशिका है तो उसको किसने सबसे पहले खोजा था? उसको खोजा था रॉबर्ट हुक के द्वारा। कोशिका में भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि जो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है वो कौन सी है? तो वो है कोशिका। कोशिका को ही जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई कहते हैं। कि सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? जो सबसे छोटी कोशिका है वो है माइक्रोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकमा। तो आपको ये भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो जो सबसे छोटी कोशिका है वो है माइक्रोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकमा। अगला है सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है तंत्रिका तंत्र। अगला है सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? शत्रुमुर्ग का अंडा। तो ये भी आपको याद रखना है, कोशिका से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको यहाँ पर मैंने नोट करवा दिए हैं। अगला है
लाल रक्त कर्णिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो जो लाल रक्त कर्णिकाएं जिन्हें हम आरबीसी भी कहते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, तो उनका जीवन काल कितना होता है? तो उनका जो जीवन काल होता है वो 20 से लेकर 120 दिन का होता है। और आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? तो जो आरबीसी की मृत्यु होती है वो प्लीहा तथा यकृत में होती है। इसी कारण जो प्लीहा और यकृत है उसे क्या कहा जाता है? आरबीसी की कब्र भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं प्लीहा या फिर यकृत को, क्योंकि यही जाके जो आरबीसी होती है वो मरती है। अगला है जो आरबीसी होती है उसका रंग लाल किसके कारण होता है? तो उसका जो रंग लाल किसके कारण होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों के सेक्स हार्मोन्स को क्या कहते हैं? तो जो पुरुषों को सेक्स हार्मोन्स है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और जो महिलाओं का सेक्स हार्मोन्स होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन किसको कहते हैं? महिलाओं के सेक्स हार्मोन्स को कहते हैं। अगला है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो जो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? फीमर होती है। आपको ये भी याद रखना है। और जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है स्टेपीस। और फीमर कहाँ की हड्डी होती है? फीमर जो है जांग में पाई जाने वाली हड्डी होती है। और आपको दोस्तों ये भी याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है स्टेपीस। अगला है मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे पतली हड्डी होती है वो होती है फिबुला। तो फिबुला हड्डी जो होती है मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है और सबसे छोटी होती है स्टेपिस। और सबसे जो लंबी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है फीमर। और फीमर कहाँ पाया जाता है? जांग में पाया जाता है। अगला है पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना क्या है? तो जो पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कंडरा या फिर टंडन, जो कि क्या करती है? पेशियों को अस्थि यानी कि अस्थि का मतलब होता है हड्डियों से जोड़ने का काम करती है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंडरा या फिर टंडन। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ईसीजी का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ईसीजी का उपयोग किस कामकाज के लिए किया जाता है? तो वो होता है हृदय के लिए, यानी कि हृदय के कामकाज को देखने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है कि हृदय की धड़कन कितनी है, सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा, हृदय में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं? ईसीजी के द्वारा किए जाते हैं। और ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का काम क्या होता है? हृदय के कामकाज का पता लगाना होता है। तो आज के जितने भी ये लगभग 30 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम्स के लिए, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड रखे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक